नमस्कार मित्रों, लालित यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे विद्यार्थियों के सामने एक समस्या होती है, एक चुनौती होती है कि हम कविता की व्याख्या करने के बाद उसमें निहित काव्य सौंदर्य को कैसे रेखांकित करें, कैसे लिखें। जब तक हम कविता की सुंदरता को स्पष्ट नहीं करते हैं, उद्घाटित नहीं करते हैं, तब तक उस छंद की, उस काव्य की महत्ता स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए जब व्याख्या लिखी जाती है तो लिखते समय उसके 3 भाग किए जाते हैं। एक होता है संदर्भ एवं प्रसंग का भाग, दूसरा व्याख्या का भाग होता है, और जो तीसरा भाग होता है वह काव्य सौंदर्य का होता है। संदर्भ और प्रसंग, इसको यदि हम यह समझें, इस तरह से इसको कह सकते हैं कि कोई पंक्तियां हैं, कोई कविता है, कोई काव्यांश है, तो उसका रचयिता कौन है, उसका कवि कौन है, और वह किस काव्य से लिया गया है। अब काव्य कई तरह के होते हैं। प्रबंध काव्य होता है, दूसरा मुक्तक काव्य होता है। तो जो प्रबंध काव्य होता है उसमें तो प्रसंग होता है। प्रसंग का तात्पर्य यह हुआ कि जो काव्यांश है उसकी कथा क्या है। जैसे कि रामचरितमानस की पंक्तियां आप लीजिए, मांगी नाव न केवट आना, काहे तुम्हार मर्ममय जाना। तो इसमें तो प्रसंग है। राम लक्ष्मण और सीता के साथ गंगा के तट पर खड़े हुए हैं और केवट से नाव मंगा रहे हैं पार जाने के लिए। तो जो प्रबंध काव्य होता है, चाहे वह महाकाव्य हो, चाहे खंड काव्य हो, अथवा लंबी कथात्मक कविताएं हों, उनमें प्रसंग निहित होता है। लेकिन जो मुक्तक रचनाएं होती हैं, जो छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, उसमें इस तरह की कथा का विधान नहीं होता है। फिर प्रश्न उठता है कि उसका हम प्रसंग कैसे लिखेंगे। तो निश्चित रूप से उसका जो प्रतिपाद्य है, उसका जो कथ्य है, जो उसमें कहा गया है, उसको हम लिख देते हैं। उसके बाद व्याख्या का अंश आता है। व्याख्या लिखते समय प्रायः लोग, यानी इस तरह से होगा, कवि ये कहना चाहता है, जो कविता में कहा गया है, जो कवि ने व्यक्त करना चाहा है, उसको आपने जैसा समझा उसको उसी रूप में व्यक्त कर देना हुआ। ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो मूल्यांकन करने वाला होता है वह ये समझता है कि विद्यार्थी की समझ नहीं है और वह मुझे समझाना चाहता है। इसलिए जो व्याख्या का भाग है वह साफ सुथरा होना चाहिए। जो कवि का मंतव्य है उसको स्पष्ट रूप से सरल भाषा में व्यक्त करना चाहिए। और तीसरा जो बहुत प्रमुख भाग है वह है उस कविता में निहित सौंदर्य का, काव्य सौंदर्य का। काव्य सौंदर्य कैसे उद्घाटित किया जाए। तो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की हिंदी कविताओं को देखा जाए तो लगभग द्विवेदी युग तक की जो कविताएं हैं, काव्य हैं, वह भाव प्रधान ज़्यादा रही हैं, रस प्रधान ज़्यादा रही हैं, छायावाद तक। और छायावाद के बाद की जो कविताएं रही हैं वह रस प्रधान, भाव प्रधान कम और विचार प्रधान, बौद्धिक अधिक होने लगी हैं।
और काव्य शास्त्र में हमारे मूल्यांकन का आधार यदि काव्य को हम देखें तो मूल्यांकन के 6 आधार काव्य शास्त्र के आचार्यों ने बनाए। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य। इसकी अतिरिक्त आलोचना की, समीक्षा की बहुविध प्रणालियां विकसित हुई। पाश्चात्य जगत में बहुत सारी प्रणालियां आईं, जैसे कल्पना है, बिंब है, प्रतीक हैं, शैली विज्ञान की बहुविध नई नई अवधारणाएं आईं। हमको कविता का जब सौंदर्य स्पष्ट करना होता है, उद्घाटित करना होता है, तो निश्चित रूप से यह देखना होगा कि कविता किस तरह की है। जिस तरह की है उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन भी होगा, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखना होगा, तभी स्पष्ट हो सकेगा कि किस तरह से काव्य सौंदर्य लिखा जाए जो कविता के पूरे सौंदर्य को उद्घाटित करने में समर्थ हो सके। तो पहला बिंदु तो है तथ्य का, प्रतिपाद्य का, जिसे हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं, जिसे हम उसका सार कहते हैं। कविता का निचोड़ क्या है, उस निचोड़ को एक आध बिंदु में रखना श्रेयस्कर होगा, ठीक होगा। दूसरे बिंदु पर आते हैं हम रस पर। कविता रस प्रधान है तो कोई ना कोई रस होगा। रस है क्या, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस से कविता का सौंदर्य किस तरह से बढ़ता है, इस पर हमारी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। कविता को जब हम पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, नाटक इत्यादि को देखते हैं, तो हमें आनंद मिलता है। वह आनंद ही रस है। यदि आनंद प्रदान करने में कविता सक्षम है, समर्थ है, हृदय को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वही कविता अच्छी मानी जाएगी, वही कविता सुंदर मानी जाएगी। तो कविता को पढ़ने के उपरांत पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि उसमें कौन सा केंद्रीय भाव बन रहा है, क्योंकि रस का निर्धारण स्थायी भाव से होता है। कविता में यदि नायक नायिका के मध्यस्थ प्रेम का, रतिभाव का चित्रण है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार रस में भी यदि मिलन का वर्णन है तो संयोग श्रृंगार होगा, यदि उनके विक्षोभ का वर्णन है, उनके अलगाव का चित्रण किया जा रहा है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। यदि शोक का भाव है तो वहाँ पर करुण रस होगा। तो सबसे पहले चाहिए यह कि रस को हम विधिवत पढ़ें, उनको समझें, और समझने के उपरांत जिस कविता की हम व्याख्या कर रहे हैं, काव्य सौंदर्य लिख रहे हैं, उन पंक्तियों में कौन सा रस है इसका निर्धारण करें, और उसके उपरांत यह लिखें कि अमुक कविता में या इन पंक्तियों में यह रस है। यह हुआ दूसरा बिंदु। अब तीसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूं, वह यह है कि काव्यशास्त्र में रीति की चर्चा की गई है, वृत्ति की चर्चा की गई है, काव्य गुणों की बात की गई है, और ये रीति, वृत्ति, गुण, ये सब रस से संबद्ध होते हैं। यदि विद्यार्थी ने ठीक से पढ़ा नहीं है कि रीति क्या है, वृत्ति क्या है, गुण क्या है, और वो लिखना चाहता है कि इस कविता में
कौन सी रीति है, कौन सा गुण है, तो भी यदि आपने रस को ठीक से पहचान लिया है, रस का निर्धारण कर लिया है, तो रीति, वृत्ति और गुण लिख सकते हैं। क्योंकि श्रृंगार रस जहाँ पर होता है, हास्य रस जहाँ होता है, करुण रस जहाँ होता है, वात्सल्य जहाँ होता है, भक्ति रस जहाँ पर होता है, वहाँ प्रायः वैदर्भी रीति होती है। रीति है क्या? विशिष्टा पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना को रीति कहा जाता है। पद रचना, अब हम पद को स्पष्ट करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। जब किसी शब्द को हम कविता में या वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तब हम उसे पद कहते हैं। बीती विभावरी जागरी पंक्ति आई, तो इसमें जाग शब्द आया या विभावरी शब्द आया, तो विभावरी शब्द पद है। अब वह पद किस तरह का है, शब्द का नियोजन किस तरह से किया गया है, उसमें कठोर वर्ण है अथवा कोमल वर्ण है, यह सब एक कवि के लिए कविता रचते समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जहाँ श्रृंगार रस होगा वहाँ वैदर्भी रीति होगी प्रायः, और जहाँ वैदर्भी रीति होगी वहाँ पर उपनागरिका वृत्ति होगी। और इन जिन रसों का हमने उल्लेख किया, श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, वात्सल्य है, भक्ति है, इनमें प्रायः माधुर्य रस, माधुर्य गुण होता है। काव्य में 3 गुण बताए गए हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। वैसे तो काव्यशास्त्र के आचार्यों ने 10 गुण कहे हैं, 10 शब्द गुण कहे हैं और 10 अर्थ गुण कहे हैं, लेकिन जो प्रमुख गुण हैं वह माधुर्य, ओज और प्रसाद हैं। इसी तरह से वृत्तियां हैं, इसी तरह से रीतियां भी हैं। तो यदि आपने ये पहचान लिया कि इस कविता में श्रृंगार रस है, तो आपकी 3 विशेषताएं अपने आप ही बन गई। आप उसमें रीति की हेडिंग डाल करके लिख देंगे वैदर्भी रीति है, वृत्ति की हेडिंग डाल करके लिख देंगे उपनागरिका वृत्ति है, और गुण की हेडिंग डाल करके लिख देंगे कि इसमें माधुर्य गुण है। इसी तरह से जिन कविताओं में वीर रस होता है, रौद्र रस होता है, भयानक रस होता है अथवा विभत्स रस होता है, उसमें परुषावृत्ति होती है, गौणी रीति होती है। जो क्रोध का भाव होता है, उत्साह का भाव होता है, वह कठोर शब्दों में व्यक्त होता है। जब भूषण लिखते हैं कि इंद्र जिमि जन्म पर, बाणव सुमम पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज है, वीर रस की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो कोमलकांत वर्णों में वीर रस की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। फिर हमारा पद चयन, शब्द चयन दूसरी तरह का होता है, उसमें टा वर्ग और द्वितीय वर्णों की प्रधानता होती है, और जहाँ पर टा वर्ग द्वितीय वर्ण होंगे वहाँ पर गौणी रीति होगी, वहाँ पर परुषावृत्ति होगी और वहाँ पर ओज गुण होगा। इसी तरह से जहाँ पर शांत रस होता है, जहाँ पर अद्भुत रस होता है, वहाँ पर कोमलावृत्ति होती है और प्रसाद गुण होता है। वर्ण योजना इसमें ना कोमल होती है ना कठोर होती है। अर्थ की सहजता होती है, जैसे कविता पढ़ते हैं वैसे अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है और वह चित्त को प्रसादित कर देता है, प्रसन्न कर देता है। तो इस तरह रस के पहचानने मात्र से 3 विशेषताएं अपने आप बन जाती हैं, एक रीति, दूसरी वृत्ति और तीसरा गुण। अभी तक आपने क्या जाना कि हमको क्या लिखना है, कथ्य लिखना है, उसके उपरांत रस लिखना है, उसके बाद रीति लिखनी है, फिर वृत्ति लिखनी है और फिर गुण लिखना है। इसके बाद हम आते हैं अलंकार। अलंकार किस लिए होते हैं? कविता की सुंदरता की वृद्धि करने के लिए होते हैं। तो अलंकारों की उपयोगिता तभी तक होती है जब तक वह कविता के सौंदर्य को बढ़ाने में समर्थ होते हैं। जैसे वे कविता के लिए भार लगने लगते हैं, वैसे ही अलंकारों की उपयोगिता भी कम होने लगती है। अलंकारों को हमको पहचानना है, कविता में कौन सा अलंकार आया है। इसके लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि अलंकार हैं क्या, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए भी एक वीडियो है जिसको आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर उसमें से ढूंढकर
उसको पढ़ सकते हैं। 2 भागों में है, शब्दालंकारों की वीडियो अलग है और अर्थालंकारों पर आधारित वीडियो अलग है। उसको आप ठीक से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो कविता में अलंकारों को पहचानना बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही सुगम हो जाएगा। तीसरा बिंदु आता है शब्द शक्ति का। शब्दों में भी एक शक्ति निहित होती है। वही बात, वही शब्द का उच्चारण एक सामान्य व्यक्ति करता है, उसका प्रभाव कम लोगों पर पड़ता है। उन्हीं शब्दों को, उन्हीं बातों को एक विशिष्ट वर्ग का कोई व्यक्ति कहता है और विशेष अंदाज में कहता है, विशेष परिप्रेक्ष्य में कहता है, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो शब्दों में जो शक्ति होती है उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। और ये शब्द शक्तियां भी 3 तरह की होती हैं। एक है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। जो कुछ मन में भाव है उसको यदि वैसे ही व्यक्त कर दिया गया है सहज साधारण ढंग से, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। और जब कभी कुछ कहता है और उसका जब हम अर्थ निकालते हैं तो जो वह कह रहा है, जो वह बोल रहा है, उसका वह अर्थ नहीं निकलता है। उस मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचती है, उससे संबंधित अन्य अर्थ निकलता है, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे किसी ने कह दिया कि वो गधा है, अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति गधा थोड़े हो सकता है। अब उससे संबंधित जो अर्थ निकल रहा है कि जो कहना नहीं मान रहा है, जो मूर्ख प्रवृत्ति का है, उसको गधा कह दिया गया, अर्थ यह निकला, लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। इसी तरह से व्यंजना शब्द शक्ति है, अर्थ अपने आप द्योतित हो जाता है, अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता है। ये व्यंजना भी 2 तरह की होती है, लक्षणा के कई भेद कर दिए गए। तो शब्द शक्तियों को समझना पड़ेगा कि अभिधा किसे कहते हैं, लक्षणा किसे कहते हैं, व्यंजना किसे कहते हैं। भले ही आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनमती लक्षणा, इस तरह से हम भेद ना जानते हों, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए इतना जानना तो आवश्यक हो जाता है कि अभिधा शब्द शक्ति कहाँ पर होगी, लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ पर होगी, व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ पर होगी, और उस कविता में पहचान कर कि कौन सी शब्द शक्ति है, 7वें बिंदु के रूप में आपको लिखना होगा कि शब्द शक्ति कौन सी है। इसी तरह से अगला बिंदु आता है छंद का। अब छंद 3 तरह के होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद और तीसरा है मुक्त छंद, जिसमें न वर्णों का विधान किया जाता है, न मात्राओं का विधान किया जाता है। कोई पंक्ति छोटी होती है, कोई पंक्ति बड़ी होती है, लेकिन फिर भी उसमें लयात्मकता विद्यमान होती है। मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला जी को माना जाता है। पहले जब ये लिखते थे तो इनकी बड़ी आलोचना की गई। 1916 में रची हुई इनकी कविता जूही की कली जब ये पत्र पत्रिकाओं में भेजते थे, संपादकों के पास भेजते थे छपने के लिए, तो संपादक गण उसको वैसे ही भेज देते थे, छापते ही नहीं थे। ये कौन सी कविता है, इसमें तो रबड़ छंद है, इसमें तो केचुआ छंद है, कह करके उनकी आलोचना करते थे। आज ज़्यादातर कविताएं मुक्त छंदों में ही लिखी जा रही हैं। छंदोबद्ध रचनाएं कम हो गई हैं। तो ये छंद पहचानना है कि इंद्र वज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा छंद है, या वंशस्थ छंद है, या दोहा है, चौपाई है, सवैया है, इनको लिखना हुआ। यदि कोई छंद नहीं है तो छंद की हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं कि इसमें मुक्त छंद है, इसमें लयात्मकता है। कुछ तत्वों को पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनमें से एक है कल्पना।
वास्तव में भारतीय काव्य शास्त्र में जिसे प्रतिभा कहा गया है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, पाश्चात्य काव्य जगत में उसे ही कल्पना कहा गया है। बिना कल्पना के, बिना प्रतिभा के कोई कार्य संपादित नहीं हो सकता है। हम कोई रचना रचने जा रहे हैं तो उसमें कौन सा भाव होगा, उसमें कितने पात्र होंगे, किस तरह के पात्र होंगे, किस तरह की शब्द योजना होनी चाहिए, किस तरह का वातावरण वहाँ पर प्रस्तुत करना है, यह सब तो कवि की कल्पना ही करती है। पहले उसके मानस में ये सारी चीज़ें आती हैं। रामचरितमानस की बात लीजिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कई वक्ता और श्रोता के समूहों को बताया है। सबसे पहले राम की कथा को शिव ने रचा था और पार्वती को सुनाया। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाषा, शिवा से कहा था। तो अपने मानस में उस कथा को कल्पना के माध्यम से रच करके रखा। बिना कल्पना के तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। ये कल्पनाएं भी कई तरह की होती हैं, जैसे स्मृति निर्भर कल्पना है, विभाव विधायक कल्पना है, तद्भव कल्पना है, मुक्त यादृच्छिकी कल्पना है, तिर्यक कल्पना है, सादृश्य निर्भर कल्पना है, उदात्त कल्पना है, विभावनशील कल्पना है, मानवीकरण निर्भर कल्पना है। बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। कल्पनाओं को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 4-6 तरह की कल्पनाएं तो आपके संज्ञान में होनी ही चाहिए। जैसे जूही की कली कविता का उल्लेख किया मैंने। नायक पवन है वहाँ पर, हवा वायु, जो अपने प्रियतमा जूही की कली से मिलने के लिए जाता है और कहता है, कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। अब यहाँ मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार कहाँ पर होता है? जब अचेतन वस्तुओं को चेतन की तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अब पवन इस तरह की क्रियाएं नहीं करता है, एक मनुष्य मानव इस तरह की क्रियाएं करता है। पवन को मनुष्य के रूप में चित्रित किया है, मानवीकरण अलंकार हो गया। जहाँ पर मानवीकरण अलंकार है वहाँ पर मानवीकरण निर्भर कल्पना हो गई। इसी तरह से जब कोई कवि कोई चित्रण करता है, कोई कविता लिखता है, तो उसमें कोई पात्र अपने भूतकाल के जीवन को याद करना शुरू कर देता है। इस तरह की कविता होती है, स्मृति पर आधारित बातें होती हैं, तो वहाँ पर स्मृति निर्भर कल्पना हो गई। जहाँ पर हाव भावों का बहुत सुंदर वर्णन किया गया वहाँ पर विभाव विधायक कल्पना हो गई। जहाँ पर पदभंग, पदलोप, वाक्य लोप या सामासिकता की बात की जाए वहाँ पर तिर्यक कल्पना हो गई। जहाँ पर बढ़िया बढ़िया उपमान बना दिए गए हों, तुलना कर दी गई हो, वहाँ पर सादृश्य निर्भर कल्पना हो गई। जहाँ पर किसी वस्तु को बहुत ही भव्य तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाए वहाँ पर उदात्त कल्पना हो गई। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, काव्य सौंदर्य का प्रमुख तत्व है। इसके बाद हम आते हैं बिंब पर। अगला काव्य सौंदर्य आप क्या लिखेंगे कि उसमें कौन सा बिंब है। बिंब की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद बिंब लिखेंगे। बिंबों का वर्गीकरण भी कई तरीके से किया गया। इंद्रिय आधारों पर किया गया है, शब्दों के आधार पर किया गया है। इंद्रिय आधार पर 5 प्रकार के बिंब बताए गए। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम किसी वस्तु विशेष का परिचय प्राप्त करते हैं। वस्तु चिकनी है कि कठोर है कि खुरदरी है कि गर्म है कि ठंडी है, कैसे पता चलता है? स्पर्श के माध्यम से पता चलता है, त्वचा के माध्यम से पता चलता है। वह सुंदर है, आकर्षक है, आकार प्रकार कैसा है, या किसके माध्यम से पता चलता है? आंखों के माध्यम से पता चलता है, चक्षुओं से के माध्यम से पता चलता है। कोई बोल रहा है तो कैसा बोल रहा है, मधुर बोल रहा है कि कड़वा बोल रहा है। कोई गीत गा रहा है तो उसका गर्दभ स्वर है या बहुत अट्रैक्टिव आकर्षक स्वर है, किसके माध्यम से पता चलता है? कानों के माध्यम से पता चलता है। तो इसी तरह से ज्ञानेंद्रियों के आधार पर बिंबों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 5 प्रकार के बिंब बताए गए हैं। चाक्षुष बिंब है, घ्राणज बिंब है, श्रावण बिंब है, स्पर्श बिंब है और आस्वाद्य बिंब है।
कहीं कहीं पर इन सभी बिंबों का मेल जोल वर्णन कर दिया जाता है। एक चित्र आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा चित्र आया, फिर चौथा चित्र आ गया। वहाँ पर गत्वर बिंब होता है। किसी कविता का यदि बहुत ही मनमोहक इस तरह का चित्र खींचा जाता है कि उसका बिंब आंखों के सामने आ जाता है। आप कविता पढ़ते हैं और पूरा का पूरा चित्र ऐसा लगता है कि आपको यह आंखों के सामने आ गया। लता वोट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तुलसीदास जी ने जनक वाटिका जनक की पुष्प वाटिका का यह प्रसंग चित्रित किया है। सीता गौरी की उपासना करने के लिए वाटिका में गई हुई हैं। राम अपने गुरु विश्वामित्र की पूजा के संपन्न कराने के लिए पुष्पों का चयन करने के लिए वाटिका में गए हुए हैं। वहां एक दूसरे को देखते हैं। लता वोट तब सखिन लखाए, लताओं के वोट से सखियों को अपने को दिखाया राम ने। श्यामल गौर किशोर सुहाए, एक श्यामला है, दूसरा गौर वर्ण का है, दोनों किशोर हैं, सुहाए बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब जब कविता कोई पढ़ता है तो उसके सामने एक सुंदर आकर्षक वाटिका का चित्र अपने आप आ जाता है कविता के सामने। ऐसा लगता है कि ये फूल खिले हुए हैं भांत भांति के, यहाँ पर चयन कर रहे हैं, यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, यहाँ पर सीता हैं, वो एक टक एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं। पूरा का पूरा चित्र आंखों के सामने आ गया। तो कौन सा बिंब होगा? वहाँ पर चाक्षुष बिंब होगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है। अब कोई भी काम किया जाता है तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई दुकान पर जाता है तो उद्देश्य होता है। जो दुकानदार होता है वह अपने काम करने के लिए जाता है, बेचने के लिए जाता है। जो खरीदने वाला है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु को क्रय करने के लिए जाता है। कोई वैसे तो जाता नहीं। कोई पढ़ने जाता है, विद्यालय जाता है, महाविद्यालय जाता है, कोई पढ़ाने के लिए जाता है, खेत में कोई काम करता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर काम का कोई न कोई एक प्रयोजन होता है। इसी तरह से यदि कोई कवि कविता लिख रहा है तो उसका भी कोई न कोई एक प्रयोजन होता है। काव्यशास्त्र में तो 6 तरह के प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बता दिए। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते अद्या पर निवृत्ते कांता समतियो उपदेश। काव्य किस लिए लिखा जाता है? यश के लिए लिखा जाता है। अर्थकृते अर्थ के लिए, धन के लिए लिखा जाता है। व्यवहार की जानकारी के लिए लिखा जाता है। जिस कविता का काव्य सौंदर्य आप लिख रहे हैं उसमें भी आपको पहचानना है कि कवि का क्या मंतव्य इसमें प्रकट हो रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। अब से सुमित्रानंदन पंत की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है नौका विहार, जो प्रायः कई कक्षाओं में, इंटरमीडिएट की कक्षाओं में, बीए की कक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाई जाती है। अंतिम बंद उसका है कि इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस नौका जीवन उद्गम, शाश्वत जीवन नौका विहार। अब इसमें कवि ने क्या कहना चाहा है? मानव के जीवन की शाश्वतता एवं नित्यता को उन्होंने प्रदर्शित किया है। इस तरह से आप लिखेंगे प्रयोजन की हेडिंग डाल करके। एक चीज और आपने देखा होगा कि भाव साम्य लिखा जाता है। यदि आपको उन्हीं भावों को लेकर के कोई कविता याद आ रही, जैसे अभी हमने पंत की कविता कही, और इन्हीं भावों को लेकर के प्रसाद जी ने कामानी के दर्शन सर्ग में लिखा है, जीवन धारा सुंदर प्रवाह सतत प्रकाश सुखद अथा। तो आप उसको वहां पर लिख देंगे। तो इस तरह से यदि हम कहना चाहें काव्य सौंदर्य को, तो प्रमुख बिंदु हुए कथ्य, रस, रीति, वृत्ति, गुण, अलंकार, छंद, भाषा, कल्पना, बिंब, प्रयोजन, भाव साम्य। भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषा के विषय में बहुत
जोर दे करके बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहिए कि उस कविता की भाषा किस तरह की है। भाषा को कई तरह से लिखा जाता है, जैसे खड़ी बोली है, या ब्रज है, या अवधि है, या बुंदेली है, वह अलंकारिक है, या प्रतीकात्मक है, या सहज है, या स्वाभाविक है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से यदि इन सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए काव्य सौंदर्य लिखा जाएगा तो जो परीक्षक होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, इसने कविता को समझा है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इस वीडियो को देख करके सभी लाभान्वित होंगे और अपनी व्याख्या को बहुत ही आकर्षक और प्रभावी बना पाएंगे।